देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में इलस नंबर 4 करेंगे। आपने पहले 3 इलस किए, सिंपल थे। उसमें ना हमें खर्चों को बांटने के बारे में बता रखा था कि कैसे बांटना है, और हम समझ भी गए। लेकिन यहां पे अब हम ना डिपार्टमेंटल या इंटरनल ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे कि इंटरनल ट्रांसफर क्या होता है। कि ए डिपार्टमेंट ने बी और सी को कुछ गुड्स दिए, बी ने ए और सी को दिए और सी ने ए और बी को दिए। इंटरनल ट्रांसफर जिसको बोल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहे। जो भी डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट नहीं कमा रहा, वो टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है उसका, उसमें स्टॉक रिजर्व निकलता है और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप तो चलो बीकॉम लेवल की बात करें अगर हम, तो वहां पे तो चलो ठीक है, सिंपल लगता है। अगर सीए लेवल की बात करें ना, तो इसके अंदर स्टॉक रिजर्व का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। फिलहाल क्वेश्चन सिंपल है। स्टॉक रिजर्व का पॉइंट तब आता है जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे बेचता है गुड्स या देता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर ना जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करते हैं। ये बता रखा है कि स्वदेशी है स्टोर्स, उसके रिकॉर्ड्स है अब तीनों डिपार्टमेंट्स के। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, मैंने एज इट इज लिख दिया। परचेज जो है वो परचेज बता रहे हैं 1,95,000, लेकिन मैंने उसमें से रिटर्न आउटवर्ड एडजस्ट करके सीधा लिख दिया परचेज नेट मैंने लिख रखी है। ऐसे ही सेल्स भी नेट लिख रखी है। जैसे हमारी सेल्स 6,10,000 दे रखी है, तो उसमें से हमने रिटर्न इनवर्ड 10,000 पे लेस करके 6 लाख लिखा है। ऐसे ही बाकी डिपार्टमेंट्स का है। मतलब स्टॉक ओपनिंग हो गया, परचेज नेट हो गई, सेल्स नेट हो गई, और वेजेस दे रखी है, वेजेस भी हमने लिख दी 40, 60 और 80, और क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया 70, 40 और 45,000। इसके बाद है नीचे बोल रहे हैं गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट बी को जो गुड्स देता है वो कितने के देता है? 10,000 के, और सी को देता है 20,000 रुपए के। मतलब ए टोटल कितने दे रहा है? ए टोटल दे रहा है 30,000 रुपए के। तो मैं लिखूंगा बाय इंटरनल ट्रांसफर। कितने रुपए के गुड्स ये दे रहा है? 30 के। किसको? बी और सी को मिला के 30 के। इसकी साइड से कितने के जा रहे हैं? 30 के, बस। उसके बाद बी देता है ए और सी को कितने के? 5 के। ए को दे रहा है और सी को दे रहा है 10 के। टोटल 15,000 रुपए के ये भी ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद जो सी डिपार्टमेंट है, ए और बी को टोटल दे रहा है 7। किसको दे रहा है? ए को, और बी को दे रहा है 9 के। तो टोटल 16,000 रुपए के गुड्स दे रहा है। ये तो ए बी सी की तरफ से जो गुड्स गए उसकी बात आई। अब अगर मैं देखूं कि ए के पास कितने आए, टू इंटरनल ट्रांसफर कितना आया, अब आप चेक करके देखो। ए ने खुद जो ट्रांसफर किए थे वो तो साइड करो। ए के पास कहां कहां से आए? बी से आए। देखो लिखा हुआ है सेकंड लाइन के अंदर, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बी डिपार्टमेंट टू ए है 5। फिर गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सी डिपार्टमेंट टू है 7। तो 7 और 5 टोटल 12 हो गए। 12,000 रुपए के गुड्स ए के पास आए हैं। बी से कितने के? 5 के। और सी से कितने के? 7 के। अब ऐसे ही बी की बात करते हैं। ए डिपार्टमेंट ने जो बी को दिया, मतलब बी के पास आए हैं। बी के पास आए हैं ए की तरफ से 10 के, और जो हैं किसकी तरफ से? सी की तरफ से जो आए हैं वो 9 के। चेक करके देखो। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट, मतलब बी के पास ए डिपार्टमेंट से 10 के आए हैं। और सबसे लास्ट लाइन में पढ़ो कि गुड ट्रांसफर फ्रॉम सी डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट 9,000 रुपए के। तो 10 और 9 19,000 रुपए के। फिर उसके बाद सी डिपार्टमेंट के पास कितने के आए हैं? सबसे पहली लाइन पढ़ो, गुड ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट टू सी डिपार्टमेंट है 20,000 रुपए, पढ़ो। और फिर गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बी डिपार्टमेंट टू सी डिपार्टमेंट है 10,000 रुपए। तो 20 प्लस 10 30,000 रुपए। और देखो अगर आप टोटल करोगे, इसका टोटल 30 और 15 45, 45 और 16 61, ये भी 61 आएगा और ये भी 61 आएगा। 30 और 19 49 और 12 61। ये यहां पे ए ने बी और सी को दिए, यहां पे ए ने बी और सी से लिए, यहां पे बी ने ए और सी को दिए, यहां पे बी ने ए और सी से लिए, यहां पे सी ने ए और बी को दिए, यहां पे सी ने ए और बी से लिए। टोटल फिर भी वही आएगा। ये मेन बात थी इस क्वेश्चन में। और इसमें ये तो चलो क्वेश्चन, आप ये वाला टॉपिक आपने पहले किया। इसमें एक चीज एडिशन होगी जो आगे का कोई हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे ट्रांसफर करता है, वो और भी लॉजिकल क्वेश्चन होगा। फिलहाल इजी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी खर्चे हैं उसको बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कह रखा है कि टेलीफोन के खर्चे हैं 4800, इंश्योरेंस का है 5460,
और ऑफिस एक्सपेंसेस 7740, इन तीनों को हमने इक्वली बांटना है। तो 4800 के टेलीफोन के खर्चों को इक्वली बांटेंगे तो 1600, क्वेश्चन ऊपर लिख रखा है, पढ़ सकते हो कि फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड इक्वली। तो 1600 1600 1600। उसके बाद इंश्योरेंस के खर्चे 5460 हैं, तो कितना 1820 1820 1820। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस के खर्चे हैं 7740 के, 7740 है तो ये तीनों में बटेगा इक्वली, तो 2580 2580 2580, ठीक है। उसके बाद रेंट, ये तीनों बातें तो हमारी हो गई, टेलीफोन, इंश्योरेंस एंड ऑफिस के खर्चे, हमने इसको इक्वली बांट दिया। उसके बाद बात आती है रेंट की। रेंट 24,000 रुपए का है, डिवाइड करना इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस, जितना हमने स्पेस यूज कर रखा है। जैसे ए डिपार्टमेंट के 1/4 है, बी डिपार्टमेंट का 1/4 है, सी डिपार्टमेंट का 1/2 है, मतलब रेशो बन रही है 1:1:2। 1:1:2 के अंदर हम 24,000 को बांट देंगे तो यहां पे आएगा 6,000, ये 1:1:2 में लिख देता हूं, ये 1:1:1, ये भी 1:1:1, ये भी 1:1:1, ठीक है। तो 6,000 6,000 और 12,000, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद देखो आगे ना और भी खर्चे दे रखे हैं, खर्चे आपको खुद देखने हैं किस में बटेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको किस में बटेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम किसको देते हैं, डेटर्स को। डेटर्स कहां से आते हैं, सेल्स के कारण, तो हम सेल्स रेशो में ही बांटेंगे। 6 12 18, 1 2 3, 1 2 3 रेशो के अंदर हम डिस्काउंट को बांटेंगे। 22,500 को 1 2 3 में बांटेंगे, 1 2 3। ऐसे ही बैड डेट्स कहां से होते हैं, डेटर से। डेटर कहां से आते हैं, सेल्स से, तो हम इसको भी किस में बांटेंगे, 1 2 3। इसके बाद और भी खर्चे दे रखे हैं, जैसे बैड डेट, लीगल एक्सपेंस, इनकम टैक्स। इसके लिए हमारे को नहीं पता कि किस में बांटने चाहिए, इसलिए जिस खर्चे के बारे में हमें नहीं बता रखा क्वेश्चन में कैसे बांटने हैं, प्लस उसके लिए हमारे पास अलग से कोई अजम्पशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई रेशो हमारे माइंड में घूम रही हो, हम इसको यहां पे ना दिखा के तीनों डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट निकाल के एक जनरल पीएनएल बनाएंगे, वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लीगल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स यहां पे नहीं आने वाले, बस आप बैड डेट्स को और डिस्काउंट अलाउड को 1 2 3 में बांट देंगे। तो 1 2 3 में अगर बैड डेट्स को बांटेंगे, बैड डेट्स हमारा टोटल कितने का है, 10,500 का, तो आप बांट देंगे। एक बार मैं इसका लिख देता हूं पूरा का पूरा। देखो क्या होता है कि कई बार ना, ये तो मैंने खर्चे चलो बांट दिया 1 2 3 में, कई बार में क्या होता है कि एक कॉलम और बना लिया जाता है टोटल का। आप टोटल का कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ताकि पता भी लगे हमारे टोटल कितने थे, और मर्जी है नहीं भी बनाओगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसके बाद आप इस साइड का टोटल करोगे और आपका टोटल कितना आ रहा है, हमारा टोटल है इस साइड का 7 लाख और 12 55 18 61, 7 लाख 12,55,000 और 18,61,000। इधर भी यही आ जाएगा 7 लाख 12,55,000 और 18,61,000 रुपए। तो इससे हमारा जीपी आ जाएगा। हमारा जीपी कितना आ रहा है, हमारा जीपी आ रहा है 4,28,000, 8,26,000, 4,28,000 और 8,26,000, और थर्ड है हमारे पास 9,66,000, 9666,000। तो हम इसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर देंगे, 4,28,000, 8,26,000 और 9,66,000। ये हमारा जीपी है। जीपी निकालना कोई मुश्किल थोड़ा, क्रेडिट में से डेबिट लेस करो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इससे हम क्या निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट निकाल देंगे हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली। इंडिविजुअल प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि जनरल पीएनएल बनाएंगे। जनरल पीएनएल बनाना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा इस साइड का टोटल कितना है, आप एक बार देखें हमारा इस साइड का टोटल कितना है। मैं एक बार ये नोट कर देता हूं। तो देखो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है डिपार्टमेंट वाइज,
4,10,500, 8,03,000 और 9,31,500 रुपए। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, जनरल पीएनएल बनाएंगे। जनरल पीएनएल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जो आपके प्रॉफिट्स आए उसका टोटल करो और जो खर्चे जिनको बांट नहीं सकते उसको दिखा दो। देखो बच्चों, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। जो हमारा यहां से प्रॉफिट आया ना डिपार्टमेंट वाइज, उसको हम यहां पे लिख देंगे, टोटल करेंगे, उसमें से दो खर्चे जिनको बांटने का हमें कोई बेस नहीं मिला था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। लीगल एक्सपेंसेस थे 27,000 के, इनकम टैक्स था 60,000 का, आप क्वेश्चन में रीड कर सकते हो। तो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट आ गया 20,58,000 रुपए। ये हमारा ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट है। तो हमने जो किया इस में क्या किया इस क्लास में, हमने फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ इलस है। अभी मैं एक और भी कर रहा हूं, वो है इलस नंबर 6। आप स्टेटमेंट को एक बार रीड करें, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए, ठीक है। तो इलस नंबर 6 पे हम आते हैं, एक बार रीड करना आप। देखो बच्चों, आपने रीड किया होगा अपने हिसाब से क्वेश्चन, एक बार मैं एक बार रीड कर देता हूं ताकि मैं समझा पाऊं। आलोकनाथ, द प्रोप्राइटर ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर, decided to calculate separate profit for his first two departments X and Y। उसने ये बोला है कि अपने पहले दो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना चाहता है। हो सकता है इससे के अलावा भी उसके पास डिपार्टमेंट्स हों, इसका मतलब ये है। और कब, मंथ एंडिंग 31 जनवरी 1987, मंथ का एक निकाल रहा है ये प्रॉफिट। स्टॉक ऑन 31 जनवरी कुड नॉट बी वैल्यूड फॉर सर्टेन अनअवॉइडेबल रीजन, हमें किसी रीजन से 31 जनवरी के दिन का स्टॉक नहीं पता, लेकिन बट इट्स रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब हमारे पास जीपी रेशो है। लेकिन एक बात बता दूं, जीपी रेशो निकलता कैसे है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो। आप जीपी रेशो कैसे निकाल पाते हैं? जीपी रेशो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब जीपी कैसे निकलता है? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। ये होता है कि नहीं? मैं मेन आपको ये बता रहा हूं कि जीपी रेशो के लिए जो फॉर्मूला है वो है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी निकलता कैसे है? सेल्स में से सीओजीएस लेस करते हैं। सीओजीएस कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने मना कर दिया, विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसका मतलब क्या है कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना, सबसे बड़ी बात। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो सिंपल बात थी, ठीक है। मतलब हमें दो डिपार्टमेंट का जो जीपी रेशो दे रखा है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये पीएनएल में जाएंगे। इसके अलावा, और वो 40 और 30% है। इसके अलावा हमें स्टॉक दे रखा है। स्टॉक कितना दे रखा है आप देखो। देखो बच्चों, अब मैंने जो नोट किया है उसको एक बार समझो। ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है, परचेज पता है, सेल्स पता है। मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, लेकिन जीपी रेशो दे रखा है। मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, लेकिन मैं यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है जो जीपी रेशो है विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मतलब सीओजीएस निकालने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज नहीं हुआ, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, पहली बात। तो ओपनिंग, परचेज, सेल्स ये हो चुका। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद सेल्स के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं जीपी का। 42,000 रुपए की सेल्स है और हमें बता रखा है कि 40% हमारा जीपी रेशो है डिपार्टमेंट एक्स के लिए। तो 42,000 का 40% 16,800 रुपए। 42,000 का 40% 16,800 रुपए हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरीके से 36,000 रुपए का 30%, 36,000 रुपए का 30/100 मतलब 10,800 रुपए। तो इधर हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। इस जीपी को भी आगे लेके जाएंगे, प्लस इससे क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल देंगे, क्योंकि हमारा ये मिसिंग फिगर था, ठीक है। तो 27 और 9 36, 36 और 16,800, ये हमारे पास आ रहा है 52,800, ये आ रहा है हमारे पास 40,800। तो 52,800 और ये हमारा है 40,800। तो 52,800 में से हम 42,000 लेस कर देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बैलेंसिंग फिगर 10,800 और यहाँ का 40,800 माइनस 36,000, 4,800 रुपए हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वाई का।
तो 52,800 और 40,800 रुपये। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो मेन बात है वो समझने की, मुझे ये बताएं, हमें एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सबसे बड़ी बात, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे लेंगे? कह रहा है इनडायरेक्ट, पहले तो इनडायरेक्ट की बात कर लेते क्योंकि अलग बात दे रखी है ना उसके लिए, इनडायरेक्ट के लिए। कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट। हम किसके रिकॉर्ड बना रहे हैं, किसके प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं? सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के, जबकि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, ऐसे और भी होंगे। वो कह रहा है कि टोटल जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो 10,800 है, विच आर टू बी चार्ज इन द प्रपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स। डिपार्टमेंटल सेल्स की रेशो में बांटना है, एक्सेप्ट एज टू 1/6 विच इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। 1/6 हिस्से को इक्वली बांटना है। मतलब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इसमें 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं तो मुझे ना एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए। हमारे कितने डिपार्टमेंट हैं? डिपार्टमेंट एक तो एक्स है, एक डिपार्टमेंट वाई है और एक अदर डिपार्टमेंट्स है। अदर में हमारे कितने हैं? बाकी कितने हैं? 3 और डिपार्टमेंट है। टोटल खर्चे हुए 10,800। इसमें से खुद कह रहा है कि ना हमें सेल्स रेशियो में बांटना है, लेकिन जो इसमें 1/6 है वो इक्वली बांटना है। 1/6 हिस्सा इक्वली बांटना है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 10,800 का 1/6 करो, 10,800 रुपए का 1/6 मतलब 1,800 रुपए, जो इक्वली बटेगा। इक्वली मतलब 1, 2 और ये टोटल कितने हैं? 3, तो टोटल 5 है। तो आप 1,800 को 5 हिस्सों में बांटोगे, 1 1 1 1 1। हालांकि हमें डिपार्टमेंट एक्स और वाई से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है, तो मैं फिर भी इसके कितने लिखूंगा? 1,800 का 1/5 360, 1,800 का 1/5 360, और जो भी बच गया हमारा, बचा हुआ बाकी हमारा कितना रह गया? 1080। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, ये बात आपको पहले ही पता हो, हमें इससे मतलब नहीं है। उसके बाद बाकी 10,800 में जो बाकी कितना रह गया हमारा? 5/6। 1/6 तो क्या है, क्या कह रहा था? कह रहा है इक्वली बांट दो, हमने बांट दिया। और जो बाकी 5/6 है वो किस में बांटेंगे हम? सेल्स रेशियो में। और सेल्स रेशियो के लिए हमें सेल्स दे रखी है 42,000 36,000। 42 36 तो है, मैं बोलूं अगर रेशो यहां पे बनाऊं, मुझे ना एक बार रफली बनानी पड़ेगी यहां पे रेशो, मैं लिख देता हूं फिर रब कर दूंगा। हमारी रेशो है 42,000 36,000। ये कौन से की है? डिपार्टमेंट एक्स और वाई की। बाकी 3 की भी तो चाहिए, तो बाकी 3 की कितनी है आप चेक करो। बाकी 3 की लिखिए, सेल्स फॉर द रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट इज 1,02,000 रुपीज। खुद ही बता दिया कि 1,02,000 रुपए है। तो 42 36 1,02,000, ये जो भी रेशो बनती है हमें इसी में बांटना है। रेशो को छोटा कर सकते हैं हम, जो भी बनेगी हमारी, एक बार हम इसको कर ही देते हैं। तो देखो हमारे जो खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो हमारा छठा हिस्सा इक्वली बट गया 360 360, और जो बाकी हमारा है वो 42,000 36,000, और बाकियों के लिए सेल्स कितनी है? 1,02,000। तो 7 6 17 ये रेशियो आ गई। 7 6 17 में जब मैं बांट रहा हूं तो डिपार्टमेंट एक्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हिस्सा मिला 2,100 रुपए और डिपार्टमेंट वाई को मिला 1,800 रुपए। बाकी डिपार्टमेंट्स अदर्स के लिए है, हमें अदर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि रेशियोस में बांटना था इसलिए अदर का लिखना पड़ा। तो मैं अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखूं तो कितना लिखूंगा? अगर मुझे टोटल भी लिखना पड़े तो 2,100 और 360 2,460 रुपए, और इसका 1,800 और 360 2,160 रुपए। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 2,460 और 2,160, और इसको मैं किसकी रेफरेंस दूंगा? ये मेरे लिए एक वर्किंग नोट है, ये मेरे लिए वर्किंग नोट है। मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए वर्किंग नोट का काम कर रहा है। मैं यहां पे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी डिवाइडेड थे, सिर्फ हमें लिखना था जी। इन जनरल आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां पे लिखते हैं? आप लिखते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन क्वेश्चन में ही मना कर रखा था। बस इससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो मैं एक बार इसको रब करके इसको पूरा कर देता हूं। तो देखो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दिया।
ठीक है, उसके बाद ना एक बात और एक्स्ट्रा जो कह रखी है लास्ट में पढ़ो, कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द टू डिपार्टमेंट फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी 1987, making a stock reserve for each department of 8% of the estimated value on 31st March 1987। मतलब जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, हमें उसका 8% स्टॉक रिजर्व बनाना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टॉक रिजर्व। देखो ये ना जरूरी नहीं है कि ये जो स्टॉक है ये कॉस्ट पे हो, इसमें हो सकता है कि हमने मार्केट वैल्यू ले ली हो, ये हो सकता है कि हमने इसको ओवर वैल्यूड कर रखा हो, ज्यादा पे दिखा रखा हो। लेकिन स्टॉक रिजर्व का मेन मीनिंग जो है ना आपको अगली क्लास में समझ आएगा, जिसमें मैं 7th इलस के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, और उससे पहले आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, कंटेंट रेशियो निकालने सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10,800 और 4,800 रुपए ये आप लिखोगे। सबसे पहले तो आपने लिख दिया, उसके बाद इसके ऊपर आपका स्टॉक रिजर्व 10,800 के ऊपर आपका 8% और 4,800 के ऊपर आपका 8%। तो ये आपका कितना आ रहा है, 10,800 का 8%, 864 और उसका 384 रुपए, 864 और 384। तो इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा पहले तो इधर आएगा 16,800 रुपए और 10,800 रुपए, 16,800, 10,800 और 16,800 में से ये 2,460, 5,490 और 864 लेस करने के बाद हमारे पास बच रहा है इसका 7,986 प्रॉफिट आ रहा है। जबकि इस साइड का हमारा लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है ये गलत हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 11,064 और यहाँ पे भी 11,064। कितने रुपए का लॉस आ रहा है हमारा बाय नेट लॉस, ये हमारा आ रहा है 264 रुपए का। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या क्या नया पढ़ा, 3 बातें पढ़ी हैं, 3 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात, क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था, हमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ा। हमें क्वेश्चन में जीपी रेशो गिवन थी, सेकंड बात, हमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ा। जनरली क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक होता है और जीपी हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। यहां पे हमें जीपी रेशो इसके ऊपर गिवन थी और वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किए बिना। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहां पे नहीं लिया, हमने इसके ऊपर जीपी का फॉर्मूला लगाया। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा, चाहे पहला इसको मान लो कि हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के जीपी निकाला, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकला, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, हमने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसको बांटने के लिए हमने बाकी तीनों डिपार्टमेंट जिसके बारे में हमें रिकॉर्ड्स नहीं दे रखे उसको भी कंसीडर किया रेशो निकालने के लिए। हमारे जितने भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसका 1/6 हिस्सा पांचों डिपार्टमेंट में इक्वली बटा, और जो हमारा बाकी 5/6 हिस्सा था वो सेल्स रेशो में बटा। सेल्स हमें इसकी पता थी प्लस बाकी 3 डिपार्टमेंट की टोटल में पता थी 1,02,000 रुपए, फिर हमने उसको भी उस रेशो में बांटा और उसका वर्किंग नोट के थ्रू हमने यहाँ पे टोटल लिखा। ये थर्ड बात। पहली बात जीपी रेशो के थ्रू हमने निकाला जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना था। दूसरा हमने क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाला। थर्ड हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उसको बांटा और अदर डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स नहीं दे रखे थे लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसको यूज किया, थर्ड बात। और चौथी बात, हमने स्टॉक रिजर्व को भी अप्लाई किया इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। और स्टॉक रिजर्व के ऊपर आपको पीएचडी करवानी है मैंने, लेकिन अगली क्लास में, क्योंकि वहां पे हम स्टॉक रिजर्व को डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल में पढ़ने से पहले हम पहले कंटेंट रेशो के बारे में भी बात करेंगे, क्या होती है कंटेंट रेशो, तो वो आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप स्टॉक रिजर्व को इतना ही समझ पाए हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। हमने इस क्लास में कौन सा इलस किया है, एक तो 4th किया और एक ये कौन सा था हमारा 6th। आप ये 6th लिख लेना, हमारा 6th इलस था। तो नेक्स्ट क्लास में हम 7th इलस करेंगे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से।